नई बहू की 9 चूल्हे की पहली रसोई। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। इन घर वालों से कितनी बार बोला है आंगन में छत डलवा दो या फिर एक रसोई बनवा लो या गैस ले आए, पर इन्हें तो मेरी सुननी ही नहीं है। घर का दरवाजा खुला था और निशा खाना बना रही होती है तो वहीं बाहर उसके पड़ोसन और बुआ सास आग जलाकर हाथ सेकते हुए दूर से बोलती हैं। अरे बहू, इतनी रात को अकेली इस समय ठंड में खाना बना रही हो, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उन्हें तो तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। ये नहीं कि ठंड में बहू की थोड़ी सी मदद करवा दे। बिल्कुल सही कह रही है सुमित्रा बहन। बताओ जरा, उनके घर वालों को तो बहू की परवाह ही नहीं है। बेचारी अकेले सारा काम करती है। बेचारी भोली मासूम है, इसी बात का फायदा उठा रही है मेरी भाभी। जानती हो तुम मेरी भाभी कैसी है? सुमित्रा और अपने कुछ पड़ोसन की बात सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद से कहती है, बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी और आंटी। अब तो बहुत हुआ। आज मैं इन लोगों को बोल कर रहूंगी कि मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ। पिछले कुछ दिनों से सुमित्रा निशा को भड़का रही होती है और निशा सुमित्रा के भड़कावे में आ जाती है। कुछ देर बाद निशा जब सबको खाना दे रही होती है तो निशा, तुम्हें नहीं लगता कि आज तुमने खाना को ज्यादा ही जल्दी बना दिया है? अरे एक बार कमरे में जाकर देखो, राजू भूखा सो गया है। जब से भाभी ने बुआ जी से बात करनी शुरू की है तब से ही वो इस तरह से कर रही है। मुझे तो लगता है भाभी का मन ही नहीं करता कि वो हमें पेट भर खाना भी दे। बहू हमारी परवाह नहीं करती कोई बात नहीं, पर अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। इतना लेट खाना बनाया है, अरे भूख की वजह से जान जा रही है। आशा, जाकर बच्चों को उठाओ और बोलो खाना खा ले। बस बहुत हुआ। आप लोग तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मैंने जानबूझकर खाना बनाने में लेट किया है। और क्या खराबी है सुमित्रा बुआ में? वो जो कहती हैं डंके की चोट पर कहती हैं और बिल्कुल सही कहती हैं। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। अगर एक दिन खाना लेट हो गया तो क्या हुआ? वैसे भी इस घर में काम के नाम पर कोई मेरी मदद नहीं करवाता। अब अकेली मैं क्या क्या करूँगी? ऐसा पहली बार हुआ था कि जब निशा ने इतनी बुरी तरह से चिल्लाकर अपने घर वालों को जवाब दिया हो। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। भाभी, आपको क्या हो गया है? कुछ दिनों से आप बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही हो। बहू, नाराज मत हो। अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ। क्या बताऊं? इतने दिनों से कह रही हूँ घर में गैस सिलेंडर लेकर आ जाओ या छत बनवा दो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक रसोई बनवा दो। इस ठंड में मैं अकेली घर के सारे काम करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखते हो? इतना बड़ा परिवार है और अगर उसमें भी मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो आप सबका मुंह बन जाता है। अरे भाभी, बस इतनी सी बात है। भैया की शादी हो जाने दो, उसके बाद घर में सिलेंडर भी आ जाएगा। वैसे मैं गया था सिलेंडर का पता करने के लिए। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, पर 1-2 महीने में हमारे भी घर पर सिलेंडर होगा। अपने घर वालों की बात सुनकर निशा मुंह बनाकर बिना खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। इसके बाद काजल घर वालों को खाना खिलाती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब घर के बाहर निशा झाड़ू लगा रही होती है तो बुआ उसके पास आती है और उससे कहती है, निशा बहू, अब तो तुम खुश होगी। बहुत जल्द तुम्हारे घर तुम्हारी देवरानी आ रही है। वैसे एक बात बड़ी अजीब है, बेटी की शादी करवाने के लिए उनके पास पैसे हैं, तुम्हारी ननद को कॉलेज भेजने के लिए पैसे हैं, बेटे की पढ़ाई पर लगाने के लिए पैसे हैं, पर एक गैस का कनेक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसा नहीं है बुआ जी, दिवाकर जी ने बात करी है गैस कनेक्शन के लिए, पर आप तो जानती हैं सरकारी काम कितना धीरे होता है। इसमें समय लगेगा 1-2 महीने का। बहू, तू तो सच में कितनी भोली और कितनी मासूम है। तुझे पता है हमारे तो घर में 1 हफ्ते में ही सिलेंडर का कनेक्शन हो गया था। तेरे घर वाले तुझे ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। एक बार फिर सुमित्रा निशा के कान भरकर वहां से चली जाती है। निशा गुस्से में शाम के 6 बजे ही खाना बनाकर रख देती है। रात को जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो बिल्कुल ठंडा खाना देखकर निशा से कहते हैं, अरे भाई बहू, आज खाना बहुत ठंडा है। और दिन तो सब्जी या रोटी गर्म मिलती थी, पर आज तो पूरा खाना ठंडा है। मैं इतनी ठंड में इतना ठंडा खाना नहीं खाऊंगा, इसे गर्म करके दो ना। ऐसा लग रहा है जैसे कि कल रात का खाना दे रही हो। हाँ, खाना है तो खा, वरना जाकर सो जा। मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ कि तुम लोगों की डिमांड सुनती रहूं। कभी तुम्हें जल्दी खाना चाहिए होता है तो कभी गरम। दिख नहीं रहा कितनी ज्यादा ठंड है और मैं अकेली हूँ, कितना करूँगी आखिर? बहू, आजकल पता नहीं तुझे क्या हो गया है, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती है। राजू अभी बच्चा है। अगर तुझे खाना गरम नहीं करना तो कोई बात नहीं, खाना बनाने के लिए बहुत जल्द तेरी देवरानी आ जाएगी तो तुझे आराम ही मिलेगा। हाँ, माँ जी, आराम मुझे देवरानी के आ जाने से नहीं बल्कि इस घर में रसोई बनने से मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलने से मिलेगा। इसे इसकी हाल पर छोड़ दो। आजकल तो इससे बात करना ही बेकार है। लगता है ठंड की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है।
निशा के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे बाहर निकल रहा होता है, जिस वजह से अब घर वाले रोज रोज घर में हो रहे कलेश से परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह जब आशा और पूरा परिवार उठता है तो वो लोग देखते हैं कि निशा अभी कमरे में सो रही है। जब से बुआ जी ने भाभी से बात करनी शुरू की है, पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा दी है जो हर वक्त भाभी घर में लड़ाई करती रहती है। पता नहीं बुआ को क्या खुशी मिलती है दूसरों के घर में फूट डलवा कर। दादी आप कुछ करो ना, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ बेटा, तू परेशान मत हो। काजल, खाना बनवाने में मेरी थोड़ी मदद करवा दे। चूल्हा पूरा सूख चुका है, बाहर से थोड़ी मिट्टी ले आ, चूल्हा लीपना है। अगर चूल्हा लीपेंगे तो उसे सूखने में समय लगेगा, ऐसे ही बना दो। एक तो घर में एक ही चूल्हा है, वो अलग मुसीबत है। जानबूझकर भाभी ने 2 मुंह वाला चूल्हा नहीं बनाया ताकि वो जिद करके लड़ाई करके आंगन की छत डलवा सके, रसोई बनवा सके और गैस सिलेंडर ला सके। भाभी को पता नहीं बात क्यों नहीं समझ आती कि हम लोगों के घर का खर्चा कितनी मुश्किल से चलता है। काजल, इसमें तेरी भाभी की कोई गलती नहीं है। उसने नहीं बनाया तो क्या हुआ, हम बना लेते हैं। वैसे भी वो हम सबसे नाराज है और कुछ दिनों में पंकज की भी शादी है, तो वैसे भी 2 मुंह वाला चूल्हा चाहिए ही, ताकि दोनों बहू साथ में बैठकर खाना बना सके। खाने के लिए बहुत देर हो रही थी, इसीलिए आशा बिना चूल्हे की लिपाई किए ही खाना बनाने के लिए अपनी बेटी काजल के साथ आंगन में बैठ जाती है। कड़ाके की ठंड होने के कारण खाना बनाते समय चूल्हा काफी गर्म हो जाता है और अचानक रोटी सेकते समय बीच से टूट जाता है। लो माँ, जिस बात का डर था वही हुआ, चूल्हा आखिर टूट ही गया। कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत मत हार। इतनी रोटियां तो बन गई हैं कि घर के आदमी और बच्चों को भरपेट खिला सके। घर की औरतें तो बाद में भी खा लेंगी। जब तक सब खाना खाते हैं, मैं जल्दी से मिट्टी का एक नया चूल्हा बना लेती हूँ। आशा की बात सुनकर काजल बना हुआ खाना लेकर अंदर आती है और अपने घर वालों को परोसने लगती है। तभी कमरे से बाहर निशा आती है और काजल अपनी भाभी को देखकर उसे ताने देते हुए कहती है, लो भैया, तुम लोगों की तो नखरे ही नहीं जाते। सब्जी भले ही ठंडी हो पर रोटी तो गर्मा गर्म मिल रही है ना। वरना इस घर में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाना न बनाने के 100 बहाने ढूंढते रहते हैं। कभी चूल्हा टूटने का बहाना, तो कभी गीली लकड़ी, कभी धुएं, तो कभी कुछ। बिल्कुल सही कह रही है काजल, भाभी को घर के हालात पता है, फिर भी पता नहीं किसकी बातों में आकर वो नखरे दिखा रही हैं। अरे तुम लोग अपनी ये फालतू की बातें बंद करोगे? अब जो मिल रहा है उसे चुपचाप खाना शुरू करो, घर में शांति से खाना भी नसीब नहीं होता। विनोद की डांट सुनकर सभी मुंह बंद करके खाना खाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में घर वाले खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं, जिसके बाद आशा मिट्टी लेने बाहर जाती है और घर के बाहर खेत से थोड़ी मिट्टी लाकर धूप में बैठकर 2 मुंह वाला चूल्हा बनाने लगती है। तभी उसकी नंद सुमित्रा अपने पति सुरेश के साथ वहां आती है। सुमित्रा जानबूझकर अपनी भाभी को दिखाने के लिए निशा को आवाज देकर बाहर बुलाती है और अपना 4 मुंह वाला चूल्हा दिखाती है। अरे निशा बहू, आ गई तू? देख तो जरा, तेरी सास अब भी वही पुराना मिट्टी का चूल्हा बना रही है। मुझे देख, एक चूल्हे से काम नहीं चलता मेरी बहू का, इसीलिए मैं 4 मुंह वाला चूल्हा लेकर आई हूँ। सुमित्रा, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे और मेरे परिवार से बात करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो और अपने काम से मतलब रखो। हाँ भाभी, जानती हूँ आप लोग मुझसे कितना जलते हैं। आखिर हम अमीर जो ठहरे। देखिए, घर में सामान ऐसे आता है। मेरी बहू को परेशानी हो रही थी तो मैं उसके लिए तुरंत ये 4 मुंह वाला चूल्हा ले आई। मुझे अपनी बहू से इतना प्यार है कि मैं उसे जरा भी परेशान नहीं देख सकती। पर पता नहीं आपके घर वाले कैसे हैं जो आपको इस हाल में छोड़ रखा है। सुमित्रा आशा के सामने ऐसी कड़वी बातें बोलकर अपने घर चली जाती है। सुमित्रा की बातें सुनकर निशा का पारा चढ़ जाता है और वो अपनी सास पर भड़कने लगती है। क्यों ना हम लोग बुआ जी से बात करें? आखिर वो हमारी रिश्तेदार हैं और उन्होंने गलत क्या कहा? वो बिल्कुल सही बोल रही हैं। उन्हें अपनी बहू की फिक्र है, पर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मेरी जरा भी फिक्र है। अगर होती तो मुझसे ये झूठ न कहते कि गैस कनेक्शन मिलने में 2-3 महीने लगेंगे, जबकि ये काम 1 हफ्ते में हो जाता है। आपके पास हर फालतू चीज के लिए पैसे हैं, बस रसोई और चूल्हे को छोड़कर। निशा नाराज होकर घर के अंदर चली जाती है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। शादी से 2 दिन पहले जब निशा बाजार जाती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत कम दामों पर चूल्हे मिल रहे हैं। उसकी सहेली शीतल एक छोटा सा चूल्हा ले रही है और वो निशा को भी लेने के लिए कहती है। हाँ भैया, मुझे यही वाला पसंद है। निशा, तू भी एक ले लेना। 1000 रुपए कोई ज्यादा थोड़ी ना है। तुझे भी तो रसोई में चूल्हे की जरूरत है। अरे नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए। मेरे घर में तो रसोई है और 1-2 दिन में तेरा सिलेंडर भी आ जाएगा। हमारे यहाँ तो ना सिलेंडर का कनेक्शन हुआ है और ना ही रसोई बनी है। अगर मैं बाहर से छोटा सिलेंडर ले भी लूं तो इस कड़ाके की ठंड में खुले आंगन में खाना बनाने में परेशानी होगी। हवा से गैस बार बार बुझ जाएगी। इसीलिए मेरे लिए तो वही मिट्टी का चूल्हा ठीक है।
कम से कम आग के पास बैठकर ठंड तो नहीं लगती। निशा अपनी दोस्त को मना तो कर देती है, पर अंदर ही अंदर वो चूल्हा लेना चाहती थी। वो दुखी मन से घर आती है। 2 दिन बाद पंकज की शादी रूबी नाम की लड़की से हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है। भाभी, आप कितनी प्यारी लग रही हो। आपको पता है हम सबको आपका कितनी बेसब्री से इंतजार था, और खास कर तो निशा भाभी को। बहू देख लो अपनी ननंद की खुशी। अब तुम भी खुश होगी कि तुम्हारी देवरानी आ गई है। अब दोनों बहुएं मिल बांट कर काम करना। भाभी, भले ही आपने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ रखे हैं, पर मैं तो आज भी आप लोगों को अपना मानती हूँ। मेरी बस एक ही विनती है, जो हाल आपने बड़ी बहू का किया वो इस छोटी का मत करना। सुमित्रा, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? हाँ, हमने 30 साल पहले ही तुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, भूल गई क्या? फिर क्यों बार बार यहाँ आ जाती है? चलो सुमित्रा, तुम अपने मायके वालों के लिए मरती हो, पर तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें कुछ नहीं समझते। अरे हम ये पागल हैं जो अपना मान रिश्तेदार ठीक करने के लिए आते हैं। इनके और हमारे बीच में अब कभी रिश्ते ठीक नहीं हो सकते। रूबी के गृह प्रवेश से पहले ही उसके सामने ऐसी बातें आती हैं जिससे वो परेशान हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद जब वो कमरे में आती है तो पंकज से सवाल करती है, वो औरत कौन थी जो इस तरह की बातें कर रही थी? और माँ जी, पापा जी उनसे कोई रिश्ता क्यों नहीं रखना चाहते? अरे वो हमारी बुआ है। पहले वो अपने बच्चों और पति के साथ कहीं और रहती थी, पर पिछले 4-5 सालों से हमारे घर के सामने वाला घर लेकर रहने लगी हैं। हमें नहीं पता पहले क्या हुआ था, पर माँ पापा उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। उनकी हरकतें देखकर लगता है कि माँ पापा का फैसला सही है, इसलिए तुम भी उनसे दूर ही रहना। इतना बोलकर पंकज सो जाता है। रूबी भी चुपचाप सो जाती है, लेकिन सबके सोने के बाद निशा गुस्से में आंगन में आती है और आशा के बनाए हुए नए 2 मुंह वाले चूल्हे को तोड़ देती है। अब मैं भी देखती हूँ कि ये नई बहू अपनी पहली रसोई समय पर कैसे पूरी करती है। अगले दिन रूबी की पहली रसोई की रस्म होती है। वो सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। कुछ देर में काजल उसके कमरे में आती है और उसे आंगन में ले जाती है, जहाँ टूटा हुआ चूल्हा देखकर रूबी बहुत दुखी हो जाती है। काजल, ये देखो चूल्हा तो टूटा हुआ है। अब मैं अपनी पहली रसोई के लिए खाना कैसे बनाऊंगी? हाँ? वही चूल्हा टूट कैसे गया? ये तो बिल्कुल नया था, और मैं और माँ इसका बहुत ख्याल रखते हैं। ये पक्का निशा भाभी की ही करतूत है। सर्दियों में ऐसा ही होता है। इन्हीं सब परेशानियों की वजह से मेरा खाना कभी लेट होता था तो कभी ठंडा। तब तो सबको मेरी बातें झूठ लगती थी। अब देख लीजिए, नई बहू आई है तो चूल्हा ही टूट गया। अब तो आपको यकीन होगा। भाभी, जब चूल्हा खुद से टूटता है तो वो धीरे धीरे दरकता है, पर इसे देखकर साफ लग रहा है किसी ने जानबूझकर इसे तोड़ा है। चुप करो तुम सब। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। हर वक्त छोटी छोटी बातों पर कलेश होता रहता है। कोई बात नहीं बहू, चूल्हा टूट गया तो क्या हुआ? आज तुम्हारी पहली रसोई रहने देते हैं। इसे 3-4 दिन बाद करेंगे। और वैसे भी चूल्हा दोबारा बनने और सूखने में समय लगेगा। सबको काम पर जाना है। राजू को स्कूल के लिए देर हो रही है। एक काम करते हैं, ईंटें लगाकर अस्थायी चूल्हा बना लेते हैं। हाँ दादी, जल्दी खाना बना दो। मैं कल भी लंच लेकर नहीं गया था। स्कूल में बहुत भूख लगती है। निशा, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ, तुम भी थोड़ी मदद करवा दो। सुमित की बात सुनकर निशा चिढ़ जाती है। वो काजल के साथ मिलकर बाहर से ईंटें लेकर आती है। आशा सूखी लकड़ियां निकालती है और तीनों सास बहुएं मिलकर ईंटों का चूल्हा जलाकर खाना बनाने बैठती हैं। ईंटों का चूल्हा तो बना दिया, पता नहीं इस पर बर्तन ठीक से टिकेंगे भी या नहीं। माँ, इसके कोनों पर छोटे छोटे पत्थर लगा दो ताकि पतीला ना हिले। कितनी भयानक ठंड है। अपनी नहीं तो कम से कम नई बहू की ही परवाह कर लेते। शादी के लिए पैसे थे, पर एक रसोई बनाने के लिए पैसे नहीं जुटे। अगर 4 दीवारी वाली रसोई होती तो इतनी परेशानी ना होती। पता नहीं ये गरीब लोग पैसे क्यों बचाते हैं। बुआ जी के बेटे का रिश्ता ठुकराकर मैं भी इस घर में आकर फंस गई। निशा की बातों का कोई जवाब नहीं देता, पर खाना बनाने में आशा को परेशानी हो रही होती है। और तभी उसकी पड़ोसन उसके घर आती है और उसे देखकर उससे कहती है, अरे आशा बहन, मैं तो तुम्हारी छोटी बहू को देखने के लिए आई थी और उसके हाथों की चाय पीने के लिए। पर ये क्या, उसकी पहली रसोई में तुम लोग खाना बना रहे हो, वो भी ईंटें जोड़कर। चूल्हा टूट गया है क्या? हाँ बहन, चूल्हा टूट गया। और देखो ना, 8 बज गए हैं। आज भी राजू बिना खाए बिना लंच लिए स्कूल के लिए निकल गया। अभी तक खाना नहीं बन पाया है। कोई बात नहीं, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। काजल बेटा, तुम मेरे घर में आकर रोटियां बना लो,
खाना जल्दी बन जाएगा। अर्चना के कहने पर काजल अर्चना के साथ उसके घर जाती है और चूल्हे पर रोटी बनाकर अपने घर आती है, जहाँ रूबी सबको खाना परोसती हुई बोलती है, वैसे तो आज मेरी पहली रसोई थी और खाना मुझे बनाना था, पर मैं बना ना सकी, इसीलिए मैं बस आप सबको खाना परोस दे रही हूँ। अगर तुम इतनी ही अच्छी बहू होती और अपनी पहली रसोई करने की इतनी इच्छुक होती ना, तो कोई ना कोई जुगाड़ कर लेती। जानती हो, जब मैं इस घर में आई थी तब भी ऐसे ही कड़ाके की ठंड थी और वो चूल्हा भी गीला था। मैंने फिर भी हार नहीं मानी और जुगाड़ करके अपनी पहली रसोई की। पर तुम्हें देखो, एक नंबर की काम चोर निकली तुम तो। निशा बहू, रूबी की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम सोच समझ कर बोलो। कुछ देर में सब खाना खा लेते हैं, जिसके बाद फिर से आशा और काजल मिलकर मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं, जिसे सूखने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। उसके बाद जब रूबी अपनी पहली रसोई करने के लिए अपनी जेठानी के साथ आंगन में बैठकर खाने की तारीफ और तैयारी कर रही होती है, तभी दरवाजे पर खड़ी होकर सुमित्रा निशा को बाहर बुलाती है। निशा बहू, देख, मैं अपने घर से तेरे लिए साग और मक्के की रोटी लेकर आई हूँ। मेरी बहू ने बनाई है, तू भी खाकर देख। इस रूबी को तो कुछ आता नहीं है, जबकि मैंने अपनी बहू को सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं। तू है जो इतने अच्छे से अपना घर संभाल सकती है, पर तेरी देवरानी तो शादी के बाद दहेज में एक चूल्हा तक नहीं लेकर आई। बिल्कुल सही कह रही हो बुआ जी। जब मैं शादी करके आई थी तो दहेज में कम से कम बिस्तर और रजाई तो लेकर आई थी। पता नहीं कैसे माँ बाप है इसके, जिसने दहेज में अपनी बेटी को एक चूल्हा तक नहीं दिया। कम से कम एक चूल्हा आ जाता तो बेटी को अपनी पहली रसोई करने के लिए 1 हफ्ते का इंतजार तो नहीं करना पड़ता और ना ही इतनी परेशानी होती। अपनी जेठानी और बुआ सास की बातें सुनकर रूबी को बहुत बुरा लगता है और वो खाने से उठ जाती है और अपनी सास के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी, मैं 2 मुंह वाले चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। मुझे 3 से 4 दिन का समय दीजिए। मैं 9 मुंह का चूल्हा बनाऊंगी और दीदी को दिखा दूंगी कि हमें चूल्हे की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही थी। बुआ जी बहुत बुरी है। मैंने अपने कानों से सुना कि वो किस तरह दीदी को भड़का रही थी। कोई बात नहीं बहू, तुझे जैसा ठीक लगे तू कर। आशा अपनी बहू की बात मान जाती है, जिसके बाद रूबी 9 मुंह का चूल्हा बनाती है, जिसे देखकर निशा हैरान हो जाती है। आंगन बड़ा था, इसलिए 9 मुंह का चूल्हा बनाने में रूबी को कोई परेशानी नहीं होती। 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और जब चूल्हा सूख जाता है तो रूबी अकेली बैठकर 9 मुंह वाले चूल्हे में आग जलाती है। अरे भाभी, आप तो जीनियस हैं। लोग एक साथ 2 चूल्हे पर खाना नहीं बना पाते और आपने 9 चूल्हे बना दिए और जला दिए, और कितने अच्छे से खाने की तैयारी भी कर रही हैं। हाँ देवर जी, ये तो बस शुरुआत है। अब आप देखना कैसे मैं इन 9 चूल्हों का इस्तेमाल करके आज आप सबको इस ठंड में गर्मा गर्म खाना खिलाती हूँ। इतना बोलकर रूबी एक चूल्हे पर सब्जी, एक पर दाल, एक पर चावल, एक पर रोटी, एक चूल्हे पर दूध गर्म होने के लिए रख देती है। साथ ही दूसरे चूल्हे पर पानी और कुछ आलू पकने के लिए रखती है। 9 चूल्हा जलने की वजह से आधे घंटे के अंदर रूबी सारा खाना बना लेती है। ये देखकर आशा बाहर आती है और अपनी बहू को बलाएं लेते हुए बोलती है, बहू, तूने तो सच में काबिले तारीफ वाला काम किया है। हम में से कोई ऐसा नहीं जो 3 मुंह के चूल्हे पर भी खाना बना सके, और तूने 9 मुंह का चूल्हा बनाकर इतनी आसानी से सारा खाना बना दिया। बड़ी बहू, इंसान की शिकायतें नहीं करनी चाहिए, जो मिलता है उतने में एडजस्ट करना सीखना चाहिए। मुझे तो पता ही था, जो इस घर में कोई नहीं कर सका वो मेरी बीवी कर दिखाएगी। चाची, आप तो बेस्ट हो। आज तो मैं गर्मा गर्म खाना खाऊंगा। देखा चाचा, आज हम सबको गर्म खाना मिलेगा जो आप भी नहीं कर सकी। रूबी अपनी पहली रसोई इतनी शानदार करती है कि हर कोई खुश हो जाता है। पूरा परिवार गर्मा गर्म खाना खाता है। आज तो मजा आ गया इस ठंड में गर्मा गर्म खाना खाकर। बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे मैंने कभी तुम्हें गर्म खाना ही ना दिया हो। दिया है भाभी, पर रूबी भाभी की तरह नहीं। अपनी देवरानी की तारीफ से निशा को काफी गुस्सा आता है और वो दोपहर में अपनी बुआ सास के पास जाती है और घर के बाहर खड़ी होकर सारी बात बताती है। सच में बहू, तेरे साथ बहुत गलत होता है, पर तू हार मत मान। उसने 9 मुंह का चूल्हा बनाया है ना, तो उसे इतना परेशान कर कि वो 9 मुंह के चूल्हे पर खाना बना ही ना पाए। फिर सबको साबित कर देना कि तू सही है। अब आएगा मजा जब उनके घर में युद्ध चलेगा। सुमित्रा निशा को भड़काकर काफी खुश होती है। निशा भी उसकी बातों में आ जाती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो निशा पानी लेकर 9 के 9 चूल्हों पर डाल देती है और खुद से बोलती है, माफ करना देवरानी जी, पर तुम मेरे रास्ते का कांटा बन रही हो। इस घर में चूल्हे की नहीं बल्कि गैस सिलेंडर वाली रसोई और इस ठंड से बचने के लिए आंगन पर छत की जरूरत है। चाहे इन सबको पूरा करने के लिए घर वालों को लाखों खर्च करने पड़े,
निशा चूल्हा गीला करके सोने के लिए चली जाती है और अगली सुबह जब सबकी आंख खुलती है तो पूरा परिवार देखता है कि चूल्हा गीला है और ये देख तो सब परेशान हो जाते हैं। खुला आंगन है हमारा, लगता है ओस ज्यादा गिरी है, इसीलिए चूल्हा गीला हो गया। भाभी अब आप क्या करेंगी? अरे काजल, तुम परेशान क्यों हो रही हो? चूल्हा सिर्फ ऊपर से गीला है, अंदर से नहीं। मैंने बहुत मजबूत चूल्हा बनाया है। इन सभी चूल्हों के अंदर मैंने लोहे की तीलियां लगाई हैं। ये कितना ही गीला क्यों ना हो जाए, टूटेगा नहीं जब तक इसे तोड़ा ना जाए। खाना बन जाएगा, फिक्र मत करो, और जब आंच जलेगी तो चूल्हा भी सूख जाएगा। बहू, तू सच में बहुत समझदार है। रूबी की बात से सब खुश होते हैं और निशा एक बार फिर मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है, पर रूबी ये सब देख लेती है। वो फिर से चूल्हे जलाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। भाभी, आप अकेले इतने चूल्हों को कैसे देख पा रही हैं? आपको कितना अच्छा अंदाजा है। क्या आप पहले किसी ढाबे पर काम करती थी? काजल, मेरा मायका मेरे ससुराल से भी बड़ा है। मेरे चाचा चाची सब साथ रहते हैं। वहाँ तो मैंने 10 मुंह का चूल्हा बनाया था। हमें शुरू से ही आदत है। रूबी खाना बनाने लगती है और वो देखती है कि उसकी जेठानी फिर से बाहर जाकर सुमित्रा से बात कर रही है, तो उसे अजीब लगता है। अब खाना बनने के बाद रूबी अपनी सास से सुमित्रा के बारे में पूछती है। माँ जी, खाना बन गया, पर मुझे कुछ पूछना था। जब मैं आई आपने उसी दिन कह दिया कि बुआ जी से कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा क्यों? और दीदी उनकी इतनी क्यों सुनती है? बहू, मैं तुझे बताता हूँ। 30 साल पहले तेरी बुआ किसी को पसंद करती थी। जब माँ पापा ने मना किया तो उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए और भागकर शादी कर ली। माँ पापा मर गए पर वो झांकने भी नहीं आई। अब 5 साल पहले इस गांव में आकर अपनी संपत्ति दिखाती है और हमें जलील करने में लगी रहती है कि उसका फैसला बिल्कुल सही था और वो कितनी अमीर है और उसका भाई कितना गरीब। वो एक नंबर की घमंडी थी और है। तुम्हें नहीं पता, पर वो अपनी बहू की कितनी बुराई करती है। उसकी बहू उतनी ही अच्छी है। वो अपनी बहू को घर के बाहर नहीं निकलने देती। एक नंबर की कसाई है मेरी बहन। यकीन ना हो तो कभी उसकी बहू की हालत देखना। वो मेरी बहन है। मैं तुम लोगों को ये सारी बात बताना नहीं चाहता था, पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। बुआ सास का सच जानने के बाद रूबी ठान लेती है कि वो अपनी जेठानी की आंखों पर से सुमित्रा की पढ़ाई पट्टी पर हटाएगी। कुछ दिन बाद जब रूबी खाना बना रही होती है तो निशा उसे ताने देने लगती है। दीदी, दूसरों के घर सबको पसंद है, आपको लगता है कि माँ जी गलत है। मैं तो कहती हूँ कि कभी बिना बोले बुआ जी के घर चलते हैं। जितनी बुराई वो अपनी बहू की करती हैं, उनकी बहू को भी देख लीजिए। आपने कभी सोचा है कि वो आपको घर के अंदर क्यों नहीं बुलाती, अपनी बहू से क्यों नहीं मिलवाती? तुम मुझे भड़का रही हो। वो पापा जी और फूफा जी की वजह से घर के बाहर मुझसे छिपकर बातें करती हैं। ये आपकी गलत फहमी है। बस मेरा खाना बन जाए, उसके बाद हम बिना बताए बुआ जी के घर चलेंगे। मैंने माँ जी से परमिशन ले ली है कि हम लोग आज बुआ जी के घर जाएंगे। जल्दी से खाना बनाकर रूबी सारा खाना अंदर रख देती है और जबरदस्ती निशा के साथ सुमित्रा के घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि सुमित्रा अपनी बहू का हाथ मरोड़ रही है। करिश्मा के सिर पर चोट है और हाथ जले हुए हैं, पर फिर भी सुमित्रा अपनी बहू को परेशान कर रही है। माँ जी, आज मैंने बिल्कुल वैसा ही खाना बनाया है जैसा आपने बोला है। मुझे मत मारिए। अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं फिर से खाना बना देती हूँ। तुझे ना मारूं? तेरे माँ बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया। अब जब तक तेरे माँ बाप अपनी जमीन मेरे नाम नहीं कर देते, तुझे इसी तरह मार खानी पड़ेगी। अगर मार से बचना है तो दहेज मांग और फिर से सारा खाना बना, वरना तू जिंदगी भर मुझसे ऐसे ही पिटेगी। बुआ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं तो आपको अच्छा समझती थी, पर आप तो सही कहती थी माँ जी, पर मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। आपकी बातों में आकर मैं अपना खुद का घर बर्बाद करने पर तुली थी। आप मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? मेरे घर के मामले से दूर रह, वरना तेरा भी यही हाल करूंगी। ये मेरी बहू है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। सही कहा, मैं होती कौन हूँ? करिश्मा, तुम अत्याचार सहना बंद कर दो। चलो रूबी यहाँ से। मेरा परिवार सही था और मैं गलत थी। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सुमित्रा का असली रूप देखकर निशा हैरान हो जाती है और रूबी के साथ घर आकर अपने घर वालों से माफी मांगती है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। इतने सालों से यहाँ हूँ पर बुआ जी को नहीं पहचान सकी। रूबी, तुमने उन्हें पहचान लिया। अब मुझे गैस या किसी चीज की जरूरत नहीं है। चलो निशा, तुम्हें सच्चाई का तो पता चला।
निशा की आंखें खुल जाती हैं और घर में खुशी आ जाती है। अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी एक साथ 9 मुंह के चूल्हे पर खाना बनाती हैं और खाना बनाते हुए देखते हैं कि करिश्मा अपना सामान लेकर घर से जा रही है। बस कीजिए, अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती। अब समय आ गया है कि मैं भी गलत के खिलाफ आवाज उठा सकूं। हाँ हाँ, जाना है तो जा, मेरा बेटा तो विदेश में है, कह दूंगी कि तू भाग गई। ये आपकी गलतफहमी है, मैंने आपके बेटे को सारा सच बता दिया है और अगर अब आपने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। रूबी, कुछ लोग कितने ही अमीर क्यों ना हो जाएं, पर उनके अंदर की गरीबी हमेशा जिंदा रहती है। करिश्मा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। तुम जाओ और मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक बताना, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। तुम किसी चीज के लिए भी चिंता मत करना। निशा की बात सुनकर सुमित्रा मुंह टेढ़ा करके अंदर चली जाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने चूल्हे पर खाना बनाती हैं और पूरा परिवार साथ मिलकर खाता है और सुमित्रा की सच्चाई जानकर कोई उससे बात नहीं करता। अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और सबसे शिकायत करना छोड़ देते हैं।